हेलो फ्रेंड्स, मनी प्लान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे ही जनवरी फरवरी मार्च का महीना आता है तो हम सबको पता है कि जनरली कौन सा एक्टिविटीज ज्यादा चलता है। आप में से जो भी लोग सैलरीड है या बिजनेस क्लास है या किसी भी इनकम कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम लोगों के केस में ये कॉमन इशू है। जनवरी फरवरी मार्च ये जनरली देखा जाए तो टैक्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन का महीना होता है और काफी ज्यादा हद तक लोड सब पे आता है। सीए की तरफ से अलग अलग पेपर्स का डिमांड हमसे किया जाता है और हम लोग जो भी डिमांड है उनकी वो पूरी करते हैं। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टमेंट या इनकम प्रूफ है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं और उस बेसिस पे हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न उसके उस पर्टिकुलर साल का बनता है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि स्पेशली ऐसे लोग जिनका कि ऑन पेपर इनकम है या जिनका एंट्रीज है इनकम का, जिनको सैलरीज या इनकम ऑनलाइन मिलता है या किसी फॉर्म में मिलता है, ना कि कैश में मिलता है, ऐसे लोगों के लिए इनकम का प्रूफ होना और उसके लिए रिटर्न फाइल करना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये नेसेसरी भी है। तो ऐसे केस में जनरली होता क्या है कि नॉर्मली जैसे ही जनवरी फरवरी मार्च का सीजन चालू हो जाता है तो बेसिकली हम लोग इसको टैक्स सेविंग पीरियड कहते हैं। तो जनरली देखा गया है कि हमें पता रहता है कि पूरे साल भर में हमको कुछ ना कुछ अमाउंट टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि लास्ट एंड पे हमें आ, एकदम से ज्यादा अमाउंट का लोड ना आए या हमें उसके लिए ज्यादा भागने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जनरली नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादातर लोग लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, लास्ट का जो क्वार्टर है साल का, उसमें ज्यादा करके टैक्स सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो हम लोग टैक्स सेविंग की बात करते हैं इसमें मेन जो सेक्शन अगर हम लोग बात करेंगे जिसके अंडर में हम लोग टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो है 80C का सेक्शन, जिसमें हम लोग जनरली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और 80C के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो वैसे भी ये लिमिट ज्यादा नहीं है। हम सबको पता है कि ये ओवरऑल 1.5 लाख का लिमिट आपको मिलता है टैक्स सेविंग्स के रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हालांकि ये लिमिट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग ओवरऑल बात करेंगे तो इस केस में इस कैटेगरी में कौन से ऑप्शंस जनरली हमारे पास में है जिसमें कि जनरली ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन जो होता है वो है पीपीएफ का ऑप्शन। तो पीपीएफ में आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और इसमें मैक्सिमम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। खास करके सैलरीड लोगों का इसमें काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है टैक्स सेविंग करने के लिए। दूसरा जो ऑप्शन देखा गया है वो है इंश्योरेंस स्कीम्स रहती है। इंश्योरेंस के अलग अलग प्लान्स पॉलिसीज में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि 80C के अंडर में उनको टैक्स सेविंग का बेनिफिट्स मिलता रहे। अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करेंगे इसके अलावा तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम जो भी आप पे करो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो अलग सेक्शन में जाता है। एजुकेशन के रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंसेस है उसमें आपको टैक्स सेविंग मिल सकता है और वो भी 80C में आता है। और एक कैटेगरी में बहुत ज्यादा लोग जनरली प्रिफर करते हैं, मतलब उस कैटेगरी से बेनिफिट उनको मिल सकता है और वो है लोन्स जो कि घर के लिए लेते हैं, दैट इज होम लोन्स की बात कर रहे हैं। तो कुछ हद तक ये भी 80C के हिसाब से कैलकुलेशन में आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो मैक्सिमम जो है ये पीपीएफ और इंश्योरेंस में ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट्स होता है। इसके अलावा कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे 5 साल की ऊपर के मैच्योरिटी वाले अगर आप किसी डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको 80C के अंडर में टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो फिक्स डिपॉजिट्स भी हम लोग बोल सकते हैं कि टैक्स सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स में 80C के अंडर में जा सकता है। तो एफडीज की हम लोग बात करें तो ये 3 कैटेगरी जो ट्रेडिशनल कैटेगरी है और काफी सालों से इस पे इन्वेस्टमेंट होता आ रहा है। लेकिन इसके बाद में दो नया ऑप्शंस जनरली आपके पास में अभी है और उसमें से हम लोग एक ऑप्शन की यहाँ पर आज बात करने वाले। ये वीडियो बेसिकली इसी बारे में बात करता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि
आपको जो भी टैक्स सेविंग्स के रिलेटेड अब अच्छे बेनिफिट्स कौन से स्कीम में मिल सकते हैं, कौन सा स्कीम ज्यादा बेहतर हो सकता है ओवरऑल टर्म्स में, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो जो मैं बात कर रहा हूँ ये है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। ये पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। अभी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स का मतलब है बेसिकली ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी है और जो कि आपको टैक्स बेनिफिट देती है, और ये फिलहाल काफी ज्यादा पॉपुलर है। अभी आपने जैसा देखा है कि आपके पास में ऑप्शंस अलग अलग तरह के हैं, तो अगर हम लोग एटीसी के अंडर में टैक्स सेविंग के लिए जाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शंस का कंपैरिजन करेंगे तो मेन डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है। कुछ ऑप्शंस ऐसे जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है, और कुछ ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो फिक्स नहीं, वो वेरिएबल रिटर्न है। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और कौन से ऑप्शंस में आप जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको रिटर्न फिक्स मिलेगा या वेरिएबल मिलेगा। तो आज हम लोग जो बात करें ये ईएलएसएस की बात करें, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स की बात करें। अभी अगर हम लोग आगे देखें तो ईएलएसएस में क्यों जाना है, आपको उसमें जाने के बाद में क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जनरली देखा गया है जितने भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है ट्रेडिशनल, उसमें मेन चीज होता है लॉक इन। तो लॉक इन काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में लॉक इन ये बहुत ज्यादा होता है। जैसा पीपीएफ में तो आपको पता ही रहेगा, पीपीएफ में बहुत ज्यादा लॉक इन पीरियड होता है। उसके बाद में जो मैंने बात किया 5 साल का फिक्स डिपॉजिट, उसमें भी आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। तो कंपेयर टू इस ऑप्शन में, या इवन हम लोग इंश्योरेंस की भी बात करेंगे जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन अगर एटीसी के हिसाब से इंश्योरेंस केस में भी हम लोग बेनिफिट लेने का सोचे तो लॉक इन पीरियड इंश्योरेंस में भी काफी ज्यादा रहेगा मोस्ट ऑफ दी पॉलिसीज के अंदर में। तो उस कंपैरिजन में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो है ये आपको सबसे कम लॉक इन पीरियड ऑफर करता है, जो कि है सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड। तो ये सबसे मेन चीज है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, जब भी हम लोग नॉर्मली अगर आप जब भी टैक्स सेविंग के बारे में सोचे या टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचे, तो आपको ये चीज देखना जरूरी है कि उसके साथ साथ आपको एडिशनल क्या मिल सकता है। तो टैक्स तो बच रहा है, वो तो हर इंस्ट्रूमेंट में बच रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फीचर क्या मिल सकते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है कि आपका लॉक इन पीरियड कितना है। दूसरा पॉइंट होता है कि रिटर्न्स की बात करेंगे तो रिटर्न के कंपैरिजन में बाकी जो भी ऑप्शंस है इनके कंपैरिजन में आपको रिटर्न्स कैसा आ रहा है वो भी आपको देखना चाहिए टैक्स बेनिफिट के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको टैक्स बचाना है तो किसी भी ऑप्शंस में हमने डाल दिया तो वो मतलब नहीं है। अगर आपको टैक्स भी सेविंग हो रहा है और आपको उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहा है तो फिर वो प्रोडक्ट आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अभी आज का जो वीडियो है ये बेसिकली बात कर रहा है ईएलएसएस इंडेक्स फंड की बात कर रहा है, जो कि आईएफएल एएमसीज की ओर से लॉन्च हुआ था दिसंबर में, और हम लोग इसी बारे में यहाँ पर बात करें। तो काफी सारे लोगों को ईएलएसएस शायद पता है, लेकिन ये ईएलएसएस इंडेक्स फंड क्या चीज है ये काफी सारे लोगों को पता नहीं है। तो इस बारे में मैं थोड़ा आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली ये इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स फंड होने की वजह से ये निफ्टी 50 का जो भी इंडेक्स है उसका जो भी कंटेंट स्टॉक्स है उसमें ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी आपका व्यू ये रहेगा कि निफ्टी 50 का इंडेक्स ही क्यों लिया है, मिड कैप इंडेक्स में क्यों नहीं जा रहे, या आईटी इंडेक्स में क्यों नहीं जा रहे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडेक्स है इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो निफ्टी 50। दूसरा इसमें अलग अलग सेक्टर से ओवरऑल और जितने भी लीडिंग सेक्टर्स है उसको ये कवर कर रहा है। तीसरा जो है कि इसमें जो भी है जितना भी कंपनीज है मोस्टली लार्ज कैप और बड़ा कंपनीज है जिनका मार्केट कैप काफी अच्छा है और उसके वजह से लिक्विडिटी भी काफी अच्छा है। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसके लिए निफ्टी 50 को इन्होंने चुना है एज अ इंडेक्स के तौर पे, ना कि किसी मिड कैप इंडेक्स को उन्होंने चुना है एज अ मिड कैप टैक्स सेवर इंडेक्स फंड। ऐसा उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया आईएफएल निफ्टी इंडेक्स टैक्सर फंड। अभी ट्रेडिशनल ईएलएसएस या आप में से काफी लोगों ने ईएलएसएस में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा और आपका
टैक्स सेविंग किया रहेगा। लेकिन जो आपका जो ईएलएसएस है वो ईएलएसएस स्कीम और ये जो इंडेक्स ईएलएसएस स्कीम है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? तो अगर हम लोग कुछ बेसिक डिफरेंस की बात करेंगे तो आपका जो ईएलएस स्कीम है ये एक्टिव फंड बोल सकते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड बोल सकते हैं। और इंडेक्स ईएलएस स्कीम ये जो रहेगा ये पैसिव फंड रहेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एक्टिवली मैनेज फंड का मतलब है कि ये जो भी फंड मैनेजर है इस स्कीम का वो खुद डिसाइड करेगा कौन से स्टॉक्स को उसको लेना है, क्या प्रपोर्शनेट लेना है और कब निकलना है, या जो भी है वॉट एवर इट इज। तो उसका खुद का रिसर्च जो भी है, कन्विक्शन है, उसके हिसाब से वो खुद की बास्केट बनाएगा, खुद का पोर्टफोलियो डिजाइन करेगा और उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करेगा। वेयर एज इंडेक्स फंड की अगर बात करें तो ये इंडेक्स फंड होने की वजह से ये पैसिव फंड है, और इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स रहेंगे बाय डिफॉल्ट उसमें ही ये इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो इसमें फंड मैनेजर खुद का कोई रिसर्च अप्लाई नहीं करेगा, ना ही उसको अप्लाई करने की फ्रीडम है। जो भी निफ्टी 50 की बास्केट है वो सीधे सीधे उस कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाएगा और इस तरह से वो काम करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एक्टिवली मैनेज फंड एंड पैसिवली मैनेज फंड, जो कि एएलएसएस, नॉर्मल एएलएसएस और इंडेक्स एएलएसएस के हिसाब से डिफरेंस आप बोल सकते हैं। अभी ऐसा देखने में आया पिछले कुछ सालों से जितने भी इंडेक्स फंड्स है उसमें लोगों का ओवरऑल इंटरेस्ट अभी बढ़ रहा है। शायद काफी हद तक से अलग अलग कैटेगरीज के केसेस में इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ है, और ये टैक्स सेवर फंड भी वो जो भी ओवरऑल पिछला रिकॉर्ड है या जितना पॉपुलैरिटी इंडेक्स फंड में फिलहाल दिख रहा है उसको देखते हुए आईएफएल एसेट मैनेजमेंट की ओर से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये बेसिकली ये पैसिव फंड है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये इसका मतलब इंडेक्स फंड है तो ये अच्छा ही है ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते। बट लोगों का ऐसा मानना है कि जितना भी ट्रेंड अभी डेवलप हो रहा है उस हिसाब से एएमसी अलग अलग इंडेक्स बेस्ड फंड ला रही ताकि उनका उस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा डिमांड उनको मिल रहा है करके वो इन्वेस्टर का ओवरऑल क्या कहते हैं, इन्वेस्टर की चॉइस या इन्वेस्टर का जिस तरफ रुख है उसके हिसाब से वो ये फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे हम लोग बात करेंगे कि ईएलएस स्कीम, भले फिर वो आपका रेगुलर ईएलएस स्कीम हो या फिर इंडेक्स बेस ईएलएस स्कीम हो, दोनों कंडीशन में ओवरऑल ईएलएस कैटेगरी कंपेयर टू पीपीएफ ये काफी हद तक एडवांटेज में रहता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, जो कि आप इस स्लाइड से देख सकते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है, पीपीएफ में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कितना फंड वैल्यू बनता, और यही अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना फंड वैल्यू बनता। हालांकि एक्चुअली जो फंड रहेगा उसके रिटर्न्स में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ये जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पर शेयर किया हुआ है। अगर और एक चीज ये अगर आप आईएफएल निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो अगर आप पूरा निफ्टी 50 का स्टॉक्स खुद परचेस करते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, और उस जो भी कंटेंट कंपनीज है, जो भी कंपनीज है निफ्टी 50 की, उसमें से कंपनी जो भी आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो अगर आपका टैक्स स्लैब का 30% का है तो उसमें ओवरऑल आपका टैक्स टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न्स काफी कम हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं निफ्टी 50 के या आईएफएल के टैक्स सेवर इंडेक्स में, जो कि ये पूरा निफ्टी 50 का एक तरह से बास्केट ही है इनडायरेक्टली, तो उस केस में आपका टैक्सेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा ओवरऑल इफेक्टिवली, एंड पोस्ट टैक्स यील्ड जो है आपका ये बढ़ सकता है। तो वो और एक बेनिफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक इंडेक्स फंड है जो कि आपको इंडेक्स के हिसाब से आपको एक पूरा बास्केट दे रहा है रेडीमेड। दूसरा और एक चीज की ये जैसा पैसिव फंड है तो इसकी वजह से इसका जो ओवरऑल कॉस्टिंग जो है, ऑपरेशनल कॉस्ट वो कम है, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है, तो इसकी वजह से इसका कॉस्टिंग कम आएगा। तो शायद वो एक बेसिक बेनिफिट आपको रिटर्न में आपके लॉन्ग टर्म में मिल सकता है, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है कंपेयर टू जो रेगुलर एक्टिवली मैनेज फंड है, तो वो एक पार्ट हो सकता है। तो ये दो बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको
ये स्कीम ओवरऑल आपके प्रोफाइल को कितना सूट करता है नहीं करता है। और ये वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है IIFL इंडेक्स निफ्टी फंड का, टैक्स सेवर निफ्टी फंड का, आपको थोड़ा सा व्यू क्लियर करने के लिए। इस वीडियो के बारे में आपके अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे फीडबैक में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको भेज सके। थैंक यू।